नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा के चुनावी दंगल में अब मैनिफेस्टो वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन जो पार्टियां चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे करती थी वो इस मामले में काफी पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक उनकी ओर से किसी तरह का कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, जिससे जनता ये सवाल पूछने लगी है कि क्या ये पार्टियां बिना घोषणा पत्र के ही चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर एक बार फिर से आखिरी समय में ये कोई चुनावी दांव चलेंगी जिससे उन्हें जनता का समर्थन मिले, या फिर उनका घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही होगा। इन सभी सवालों के साथ आज हम चर्चा भी करेंगे अपने खास शो बिग न्यूज बिग शो में। हरियाणा का चुनावी रण सज चुका है, जिसमें सभी पार्टियां अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी मैदान में पूरे तरीके से नहीं उतरी हैं। आखिर कौन है वो पार्टियां, इसे जानने के लिए खास रिपोर्ट पहले। विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन जो पार्टियां चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे करती थी उन सभी के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से अभी तक घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया गया जिसके जरिए वो जनता के बीच जा सके और अपनी योजना और वादों के बारे में जनता को बता सके, जिससे जनता उन्हें अपना समर्थन दे। लेकिन जिस प्रकार उनकी घोषणा पत्र में लेट लतीफी बरती जा रही है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ 7 वादों का जिक्र किया। ये 7 मुद्दे हैं: महिलाओं को शक्ति, सामाजिक सुरक्षा को बल, युवाओं को सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। वहीं बीजेपी की ओर से 20 वादों का जिक्र किया गया। ये 20 मुद्दे हैं: सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। IMD खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। सभी शहरों में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और खर्चे के पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त होगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर मिलेगी। सभी हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनेंगे। DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि होगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले OBC और SC जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन जो पार्टियां चुनाव शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े दावे और वादे करती थी वो इस मामले में काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर ये पार्टियां अपना घोषणा पत्र कब जारी करेंगी। क्या उनका घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के ही इर्द गिर्द होगा, या वे अपने घोषणा पत्र में कुछ नया ऐलान करेंगे जिससे वे अपने वादे को और दावे को मजबूत कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन इनेलो और जेजेपी दोनों की पार्टियां अभी गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी तक घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया है। इसी पर आज चर्चा भी कर लेते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र रेड्डी, इनेलो के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही रतन शर्मा, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने घोषणा पत्रों को जनता के सामने रख दिया है। इनेलो इस रेस में इतनी पिछड़ क्यों गई है? श्वेता जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आज मेरे से शुरुआत करने का काम किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने का काम किया था। ये एक अलग बात है कि वो मुद्दे आप तक नहीं पहुंचे होंगे। हमने वो घोषणा पत्र किया है जारी जो वास्तव में प्रदेश की जरूरत है, जिसकी वास्तव में पूर्ति की जा सकती है और प्रदेश हित के लिए वो है। हमने उसमें कोई फ्री रेवड़ियां देने का काम नहीं किया, बल्कि वो काम करने का काम क्या है जो आज के वक्त में वास्तव में उसकी जरूरत है। देखिए, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है दो बातें होती हैं। एक होती है शिक्षा की और एक होती है चिकित्सा की। और इनकी जो सप्लीमेंट्री होती है वो है बिजली, पानी और आवास योजना, जो घर एक छत सबको मिलनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत दिन पहले ये घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की जनता आशीर्वाद देकर के हमारी सरकार को स्थापित करने का काम करती है, अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, रिपीट करता हूं मैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अभय सिंह जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और घोषणाएं तो उन्होंने की थी, लेकिन औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र जारी कब करेगी पार्टी? हाँ, एक मिनट मैडम जी, ये औपचारिक ही है कि हम बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त करेंगे। कोई उसके अंदर 180 की लिमिट नहीं होगी, कोई 220 की लिमिट नहीं होगी। इट विल बी फ्री फॉर एवरी सिटीजन ऑफ हरियाणा। नंबर 2, जो आदमी 5 साल विधायक मंत्री रह करके पेंशन लेने का काम करते हैं और जब प्रदेश का कर्मचारी 50 साल, 40 साल, 25 साल सेवा करके प्रदेश की, उसको पेंशन से वंचित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम उसका मान सम्मान करते हुए हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का काम करेंगे, ये हम घोषणा कर चुके हैं। एक वृद्ध पुरुष बुढ़ापे में उसको बहुत जरूरतें होती है, अपने परिवार को भी सम्मान देना होता है, खुश रखना होता है, वो बीमार भी ज्यादा हो जाता है, लत्ते कपड़े की भी जरूरत होती है, सहायक की भी उसको जरूरत पड़ती है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चंडीगढ़ में बैठते ही पहले कलम से इस चीज को लागू करने का काम किया कि जिसे ताऊ देवीलाल ने 1987 में 100 रुपए से शुरू किया था, अब अभय सिंह चौटाला उसको 7,500 देने का काम करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम ऐसे वर्ग के लोगों को और गरीब लोगों को जिनको जो बीपीएल में आते हैं 100 गज के प्लाटों में 2 रूम सेट बना करके देने का काम करेंगे श्वेता जी। और इसके अलावा ठीक है, मैं सुनूंगी आपकी सारी घोषणाएं। ये घोषणाएं हम सुन चुके हैं पहले, लेकिन औपचारिक तौर पर इंतजार कर रहे हैं। जेजेपी के प्रवक्ता रतन शर्मा, आप भी पीछे हैं अभी घोषणा पत्र में। जेजेपी कब करेगी अपने घोषणा पत्र को जारी, या फिर उलझी हुई है अभी अपने नेताओं को लेकर ही? घोषणा पत्र 1-2 दिन में हमारा जारी हो जाएगा। और घोषणा पत्र की क्या जल्दी बचा रहे हैं, ये जिसकी करनी और कथनी में फर्क है। अभी भाजपा ने और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसको कौन सीरियसली लेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का 2004 से 14 के बीच में लोगों ने कार्य देखा है, और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने भी घोषणाएं की थी, उनको कहीं भी नजदीक भी नहीं है घोषणाएं। तो क्या जो ऑलरेडी तनख्वाहें दी जा रही थी वो भी बंद हो गई। तो करनी और कथनी में जब फर्क होगा तो घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी हमारे रेड्डी भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने घोषणा की थी कि 21,000 रुपए जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर लोग क्यों भरोसा करें? बिल्कुल मैडम, हम देखो हम लॉजिकल बात करेंगे और तो पूरी हो सकती है। बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे हम।
हाँ, जो फाइनेंस की सिचुएशन है हरियाणा की, उसको देखते हुए तो घोषणा की जा सकती है। इतनी लंबी चौड़ी अब 21,000 रुपए सिंह चौटाला जी ने इन्होंने घोषणा कर दी बेरोजगारों को देने के लिए, और जबकि हरियाणा प्रदेश में मिनिमम वेज 11,000 रुपए है, काम करने वाले को 11,000 मिलेंगे, बेरोजगार को 21,000, तो कोई क्यों नौकरी करेगा, छोड़ के 21,000 रुपए ले लेगा। पूरे दिन काम करने वाले को हरियाणा में लेबर वेज जो मिनिमम है वो गारंटीड है, वो 11,000 रुपए है। तो लॉजिक कहाँ हुआ इस बात का? बेरोजगार आदमी 21,000 कमाएगा, सारा दिन जो शरीर तोड़ेगा काम करेगा वो 11,000 कमाएगा, तो कोई क्यों काम करेगा? ये लॉजिक नहीं है जो है। ठीक तो है। ये इस प्रकार की प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने की जो चाल नहीं, कोई सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, और आजकल मीडिया का जमाना है, कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसी घोषणाओं पर। तो ठीक है, राजवीर रोहिल्ला जी ये कह रहे हैं आपकी घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बीजेपी और कांग्रेस, देखिए अजय चौटाला ने भी ये बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं और झूठे वायदे जनता से किए जाते हैं। जेजेपी तो जमा झूठी पार्टी है, पूरे हरियाणा को पता है जी। और इनको कौन सीरियस ले रहा है जेजेपी को? आज इनके पास कुछ बचा नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं बचा, इनकी पार्टी में कुछ नहीं बचा। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष तक मतलब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इनका जो लॉयल था, जिसको इनकी एक नेत्री ने काला नाग बोला, दो मुंह सांप बोला, तो इन लोगों की जो भाषा शैली है वो इनकी कुंठा को जाहिर करती है। इनके नेता जगह जगह माफी मांग रहे हैं, उचाना में माफी मांग रहे हैं, मेरे से गलती होगी। गलती नहीं होगी, जो लूट खसोट की राजनीति इन्होंने करनी थी वो की है, उचाना की जनता से धोखा किया है। मैं रतन जी से पूछना चाहूंगा, भाई आपने वो पंचायत की थी ना चुनाव के तुरंत बाद, उस पंचायत का फैसला आप मानते मानते आप मतलब कहाँ पहुंच गए थे? ये सब उचाना की जनता को भी पता है। आप लोगों का जो ये बवंडर रचा था ना सोशल मीडिया पे आया वाला, वो गया हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल आप रिवाइव कर पाओगे। ठीक है रतन शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है ना? और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया वो एक एक चीज हमने करके भी दिखाई थी। पहले ठीक है, 3,000 की जो पेंशन थी हमारी, रतन शर्मा जी, हमने करके दिखाई है। हाँ मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी मेरे भाई साहब बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता अभी वादे कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए, जो 9.5 साल काम किए खट्टर साहब के साथ, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। जो 56 दिन में घोषणाएं कर दी और एक भी लागू नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर बैठे हुए। और अभी मैडम बारिश का सीजन चल रहा है, आप यहाँ गुड़गांव फरीदाबाद का हाल देखिए, सारी सड़कें टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोजाना, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। और इलेक्शन के बाद ये करेंगे, अभी इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? पूरा जल भराव हो गया, समुद्र बन गया, पूरा शहर जो है, सारे सीवर जाम है, उनके ऊपर जो है सुविधाओं के ऊपर बात नहीं करेंगे। और आगे भी सरकार बना दो और फिर उसके बाद हम काम करेंगे। ये इनका जो है, मैं बताना चाहूंगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनकी सरकार आएगी, ना इनको वादे पूरे करने की नौबत आएगी। सच्चाई तो यही है। राजवीर रोहिल्ला जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों की पार्टियों ने गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन टूट गया चुनाव होते होते। ऐसे में देखिए सहमति तो बनी थी ना दोनों की पार्टियों की, वो वायदे क्यों नहीं पूरे हुए? फिर हमारा इनके साथ कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से निर्देश था इनके साथ गठबंधन करो, और हमने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी घोषणा पत्र किया था उसमें हमने 3,000 पेंशन का वादा किया था, और वो 3,000 रुपए की पेंशन हमने करके दिखाई है। ये लोग तो क्या उनसे, लेकिन देखिए मनोहर लाल का ये बयान था, मन से सीधा सीधा उन्होंने कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी और जेजेपी ने दोनों ने ही आपसी सहमति के तहत ही, दोनों की सहमति के तहत ही ये वायदे किए हैं। पेंशन भी उसमें एक हिस्सा था। अगर जेजेपी 5100 पेंशन कह रही थी तो दोनों पार्टियों की सहमति थी ना, आपके नेता ही कह रहे थे। 3,000 का वायदा था, चुनावी वायदा हमारा मैनिफेस्टो में 2019 में से, और हमने 3,000 करके दिखाया है। ठीक है ना? और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मन से ये कहा था, ये जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, ये इसमें एलआई पार्टनर थे, ये छोड़ के जा चुके हैं। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इनके प्रताड़ित जो विधायक थे राम कुमार गौतम जी, उन्होंने क्या बोला सर इनके लिए, ये भाई सारा लूट के सोता ही कुछ नहीं। ये सारी बातें पूरे हरियाणा में मशहूर हुई थी। इन लोगों ने एक ब्राह्मण की आत्मा दुखाई। ठीक है ना? वो एक जिम्मेवार नेता था जिसको इन्होंने मतलब जो सारे महकमे आप जिम गए, ये लोग आप ले गए। मतलब चलिए, ये तो आप इमोशनल फैक्टर ढूंढ रहे हैं इसमें कि एक ब्राह्मण की आत्मा दुखाई। ऐसे तो आत्माएं तो बहुत लोगों की दुखी है, उसमें क्या कह सकते हैं। चलिए विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो भी अभी इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे है। अभी तक घोषणाएं तो कर दी गई है 7500, क्या पेंशन दे पाएगी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो?
श्वेता जी, अभी हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि ब्राह्मण की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का काम किया। हम्म। राम कुमार गौतम की आत्मा को कष्ट पहुंचाया जननायक जनता पार्टी ने, इनका इशारा ये है। हम्म। अरे भाई, रामविलास शर्मा तो आपके जो है ना विषम पितामह थे, वो कैसे फूट फूट करके रो रहे थे टीवी के ऊपर अपने वर्करों के बीच, और वो कह रहे थे मुझे तोड़ो मत मैं टूट जाऊंगा। तो वो क्या ब्राह्मण नहीं है क्या? जब पार्टी का अंकुर भी नहीं था प्रदेश में, उन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। आज उनके साथ जो हाल आपने किया है वो सबके सामने है। दूसरी बात, अभी श्वेता जी ने मेरे से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा और रतन ने भी पूछा, इन दोनों के मैं जवाब देता हूं। श्वेता जी, 7500 रुपए वृद्ध अवस्था की पेंशन होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है बुजुर्गों के मान और सम्मान के लिए। जहां तक देने की बात है, आप 1987 की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेशन मार लीजिए और जो कैपिटल ग्रोथ होता है उसको देख लीजिए। 1987 के 100 रुपए और 2025 के 7,500 रुपए, वो 100 रुपए कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वैल्यूएशन आज 7,500 रुपए से ज्यादा पड़ती है। 7,500 आज के इस महंगाई के दौर में कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है और विजेंद्र जी, एक कहां छोटे से से पूरे ब्रेक होंगे? के लिए नहीं, मैं हमें और बता एक देता छोटे हूं। से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपसे हम चर्चा करेंगे, वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आप बता रहे थे, देखिए 7500 अगर पार्टी देती है पेंशन, तो क्या उसके बाद क्योंकि कर्जा और ज्यादा बढ़ेगा? पहले ही 13 लाख कुछ हजार के करोड़ कर्जा है प्रदेश पर। अगर आप 7500 रुपए देते हैं पेंशन, तो उसके बाद क्या प्रदेश में और भी कर्जे में डुबा देंगे? आप कैसे मैनेज करेंगे? श्वेता जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने प्रदेश निवासियों को और आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री 1999 से 2005 तक रहे, और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है, फाइनेंस मैनेजमेंट का यदि शासन कोई बढ़िया मैनेजमेंट हुआ तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय में हुआ, और 8,000 करोड़ रुपए का खजाने में कैश छोड़ करके गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब 7,500 पूरे कहां से होंगे, मैं बता देता हूं आपको। श्वेता जी, मैं एक आपसे ही पूछना चाहता हूं, यदि कोई बाल्टी है और उस बाल्टी में हम नल से जल भर रहे हों और उस बाल्टी के नीचे छेद हो, तो वो बाल्टी कभी नहीं भर पाएगी। और यदि उन छेदों को हम बंद कर देंगे तो वह बाल्टी भरेगी और उस पानी का सदुपयोग भी होगा। तो नल रूपी हमारा जो रिवेन्यू है, जो हमारे टैक्सेस हैं, वो उस बाल्टी रूपी खजाने में आएंगे जिसके नीचे छेद नहीं होंगे, और जब छेद नहीं होंगे तो खजाना भी भरेगा और काम भी पूरे किए जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है।
जब 15,000 करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था, जो आज 2 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, तो उसमें ये कोई अरेंजमेंट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, बेरोजगारों को 21,000 का भत्ता कैसे देने का काम करेंगे। मेरे भाई, बेरोजगारों को 40-40 हजार रुपए आज भी मिल रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहे हो, इससे ज्यादा भी मिल रहे हैं। मेरा बेटा 40,000 रुपए ले रहा है स्कॉलरशिप की, वो कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो ले रहा है 40,000 रुपए। और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं। इसके लिए हमारी पार्टी ने पूरी पृष्ठभूमि और इसका पेपर चेकआउट कर चुके हैं। हम भी हमारे से भी ये क्वेश्चन हमारे अंदर भी उठे हैं कि भाई 21,000 की व्यवस्था कैसे होएगी। लेकिन अभय सिंह का नाम अभय सत्य है, जो कहता है वो करता। उसने पूरा प्रोग्राम हमारे को समझाया कि इस प्रकार से हम इसको करने का काम करेंगे, और ये 100% होगा, क्योंकि अभय जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है। रतन शर्मा जी, जननायक जनता पार्टी इस बार कौन से ऐसे मुख्य बिंदु को आगे रख के चुनाव लड़ने जा रही है? घोषणा पत्र में क्या शामिल करने वाली है? हालांकि अजय चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को लेकर एक संदेश जरूर दिया है कि शिक्षक संस्थान जितने भी हैं वहां पर आरक्षण लेकर आएंगे महिलाओं के लिए। उसके अलावा और क्या बड़ी बात पार्टी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है? मैडम, वो तो मैं घोषणा पत्र आने के बाद ही बता पाऊंगा। जो बाकी हमारी पार्टी जो है किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के लिए काम करेगी, और महिलाओं के लिए जैसे हमने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में लागू करवाया है, और ओबीसी के लिए 8% का रिजर्वेशन पंचायती राज में लागू हुआ है। और आप देखेंगे कोटा प्रणाली जो है उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी 33% जो कोटे की दुकान होती है। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस भी दे रही है, इनेलो भी ये कह रही है, जेजेपी क्या अलग करेगी इसमें फिर? मैडम, बाकी तो हमारा घोषणा पत्र आएगा, और हम ऐसी अनलॉजिकल बात नहीं करेंगे। दुष्यंत जी 4.5 साल सत्ता में रहे, और ये भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए भाई, इनके नेता है इंद्रजीत राव, इंद्रजीत जी ने बयान दिया था कुछ महीने पहले कि हमारा तो बहुमत ही नहीं था। तो कब आएगा घोषणा पत्र आपका? जो भी काम हुए या नहीं हुए, वो जो काम है जेजेपी की वजह से हुए, क्योंकि सत्ता इनकी वजह से मिली, नहीं तो हम सत्ता में थे नहीं। ये इंद्रजीत जी का बयान था। अब ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। आपका बहुमत कहाँ था? आपकी सरकार बनाई थोड़े प्रदेश की जनता ने, वो तो बहुमत हमारे साथ मिलने से हुआ। और अगर निर्दलियों पे विश्वास था तो आप निर्दलियों से बना लेते। ठीक है राजवीर जी, इसका जवाब दीजिए। रतन शर्मा जी कह रहे हैं कि हम थे साथ में इसलिए काम हुआ है, और सरकार भी तभी ये लोग बना पाए हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए दोबारा से जुड़ेंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो ने कर तो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, बीजेपी ने भी कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी कर दिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बजट को कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि देखिए जो भी सरकार आती है, इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कर्ज है प्रदेश पर, उसके बाद भी दूसरी जो विपक्षी पार्टियां है वो कर्ज को लेकर टारगेट करती रही है। इनेलो अगर अब 7500 को लेकर बात कर रही है पेंशन देने के लिए, 21,000 बेरोजगार भत्ता, तो ये बहुत बड़ी बात है। श्वेता जी, कोई बड़ी बात नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। यदि किसी की नीयत अच्छी हो तो वो सारे काम किए जा सकते हैं। देखिए बड़ी बात इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था पेंशन देने का, लेकिन हिमाचल की आर्थिक स्थिति क्या है वो आप देखिए, हम सब जान रहे हैं। और हरियाणा को भी अब वही पेंशन को लेकर अब आगे चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतर चुकी है, तो बजट को लेकर और पार्टी की स्थिति, चुनावों को लेकर जो बजट की स्थिरता है उस पर तो सवाल खड़े होंगे ही ना। बिल्कुल, आप लोगों का कार्य है श्वेता जी, आप चौथा स्तंभ है एक स्वतंत्र लोकतंत्र के। आपके लिए ये बहुत जरूरी है प्रश्न उठाने, ताकि जनता के सामने आवाज जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के हालात खराब नहीं है श्वेता जी। हिमाचल प्रदेश के हालात खराब नहीं है, बल्कि वहां की कांग्रेस की जो बाल्टी है ना, बाल्टी जिसमें वो खजाना भरा जाता है, उसमें छेद बहुत ज्यादा है। वो छेद बंद हो तो हिमाचल प्रदेश तो प्रोस्पर्स करने वाला एक टूरिस्ट हमारा प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन जब वो छेदों वाली बाल्टी होगी तो कभी भी पैसे में बरकत नहीं होगी, और उसका जो है ना पूरा नहीं पटेगा। अगर आप छेद बंद करोगे तो पूरा सब कुछ काम सही होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के आप घोषणा पत्र की बात करते,
10 साल तक प्रदेश में शासन कर रहे हो, 10 साल में आपने अकल नहीं आई कि वे कुछ करना है प्रदेश के लिए। आज ये घोषणा करते हैं कि 10 हम औद्योगिक केंद्र बनाने का काम करेंगे। ये 10 साल क्यों खराब कर दिए हरियाणा प्रदेश के? आपने तो एक भी नहीं बनाया औद्योगिक केंद्र। अगले 5 साल में हम आपके ऊपर कैसे विश्वास कर ले? हरियाणा प्रदेश कैसे विश्वास कर लेगा कि आप 10 औद्योगिक केंद्र बनाओगे? आप 2100 रुपए महिलाओं को दोगे और 500 रुपए का सिलेंडर ठीक है, वो दोगे। क्यों भाई? बीजेपी का घोषणा पत्र है। इनेलो में देखिए घोषणा जब की गई थी तो इसमें ये भी कहा गया है कि अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, परिवार पहचान पत्र पोर्टल को बंद कर देंगे। हम आप तो बंद करने की बात कर रहे हैं। आपने लोगों से जाना कि उनको क्या सहूलियत मिली है या नहीं मिली है? आप तो सीधा चीजों को बंद करने की बात कर रहे हैं। श्वेता जी एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके प्रश्न पर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 2100 रुपए आपको 5 साल 10 साल पहले याद क्यों नहीं आए? आपके हाथ में बागडोर थी, आज नकल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आप लोग घोषणा करने लगे। अब आप कहते हो हम 5 लाख आवास बनाएंगे, 10 साल में क्यों नहीं बनाया आपने? आप ऐसी नकली 2 लाख नौकरियां देंगे हम। भैया आपने आप तो कह रहे हो कि 10 साल में 1,46,000 नौकरियों की, आप कहते हो, खुद सरकार कहती है कि हमने 10 साल में 1,46,000 दिए। अब 5 साल में 2 लाख आप कहां से देने का काम करोगे? ठीक है, क्यों आपकी जनता बात को का झूठ जवाब बोल ले रहे हो? लेते हैं। जनता को राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ जुड़े गए हैं। राजवीर जी देखिए, माफ कीजिएगा, रतन शर्मा हमें कह रहे थे कि अगर जेजेपी साथ में ना आती तो बीजेपी इतने काम ना करवा पाती और हमने ही मिलकर सरकार बनवाई है। जसपा ने कौन सा काम करवा दिया? कोई भी बजट पास करता है, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी पास करते हैं, ये क्या करवाएंगे? ये ठीक है, हमारे केंद्र सरकार का एक निर्णय था, केंद्र के संगठन का, तो ये साथ थे। आप ये बताइए, कैबिनेट में फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहते 1 रुपया कोई रिलीज हो सकता है क्या? कोई भी 1 रुपया रिलीज हो सकता है क्या? जो भी काम किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, इनको महकमे दे रखे थे। भाई आप अपना जो एक प्रोटोकॉल होता है मंत्रियों के लिए, तो उस हिसाब से, और ये वो डिप्टी सीएम को भूमिका भी नहीं होती, कोई अलग से कोई प्रोटोकॉल भी नहीं होता उसका। ये ठीक है, ये भारतीय जनता 10 सीटें जीत के लाए, जनता को बहका के लाए। अब जनता इनको जवाब दे रही है। इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा, हर गांव में इनको अपमानित किया जा रहा है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इनके नेता गली गली जाके माफी मांग रहे हैं। अब ये इतने ही अच्छे थे तो माफी क्यों मांग रहे हैं? रतन शर्मा जी बड़े खुले मन से बताइए आप, ठीक है, जवाब दीजिए रतन शर्मा जी। आप इतने अच्छे हो तो माफी क्यों मांग रहे हो जगह जगह जाकर? तो इन्होंने रातों रात क्यों हटाया इनको, और उनका नाम भी नहीं ले रहे पूरे हरियाणा। आप वो जवाब दीजिए, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? सीधी बात, अगली बात फिर करेंगे। जैसे आडवाणी जी को गायब कर दिया, आप इनसे श्वेता जी पूछिए एक बार। खट्टर जी को गायब कर दिया, और सैनी साहब अपनी 56 दिन की बात कर रहे हैं। 56 दिन में मैंने ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी। वो 9.5 साल का कोई चर्चा नहीं कर रहे। श्वेता जी सवाल से पूछ रहे हैं, वो मैं तुम्हारा जवाब उनसे दूंगा। रतन जी ये कह रहे हैं, राजवीर जी, कि जहां पर भी जेजेपी के नेता जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है। पिछली बार भी झूठे वादे करके ये लोग सत्ता में आए थे, यानी कि 10 सीटें जो इन्होंने जीती थी पिछली बार भी बरगलाने का काम किया था, और अब लोग पहचान चुके हैं जहां भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है और माफी भी ये लोग मांग रहे हैं। भी विरोध नहीं हो रहा, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है दुष्यंत जी को सुनने के लिए, नेताओं को सुनने के लिए। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, क्लिप भेज देता हूँ। हर गांव में इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और ये भाजपा के तो नेता गांव में तो जा ही नहीं रहे। चलो शहरों में प्रचार कर रहे हैं, गांव में जाकर दिखाए। खट्टर जी का हेलीकॉप्टर आपने सबने देखा, उन लोगों ने उतरने नहीं दिया था, ये तो सर्वविदित सबने देखा था। तो ये भाजपा के अभी बातें कर रहे हैं, और ये उस बात पर बताए खट्टर जी को क्यों भगा दिया यहाँ से? उनका नाम भी नहीं लेने दे रहे, अभी कहीं पे चर्चा भी नहीं है। और सैनी साहब अपनी 56 दिन की बात कर रहे हैं। 56 दिन के वादों पर मैं जो है सत्ता में आऊंगा, वो 9.5 साल का क्यों चर्चा नहीं कर रहे? बताओ कहाँ पे भी 9.5 साल का चर्चा किया हो तो। और दूसरा मैडम मैं बताना चाहूँ, ये जो घोषणा पत्र है ये अलग चीज है, ये तो हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, और उसके 2 नेताओं ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। नीरज शर्मा जी ने घोषणा पत्र जारी किया कि मेरे को 2000 नौकरियां मिलेंगी, और मैं जो है हुड्डा साहब को सिफारिश करूंगा, और सिफारिश से नौकरियां लगेंगी। तो इसका मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, समय कम है, आप जल्दी से बता दीजिए कि जेजेपी कब तक अपना घोषणा पत्र जारी करेगी? मैडम 2 दिन के अंदर घोषणा पत्र हमारी। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो का कब आएगा घोषणा पत्र औपचारिक तौर पर? हाँ, औपचारिक तौर पर मैडम 2-3 दिन में हमारा भी घोषणा पत्र आ जाएगा आपके बीच में। हमारा घोषणा पत्र 25 सितंबर का हमारा सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं चाइना में, और उस दिन हमारा घोषणा पत्र 25 तारीख को डिक्लेयर होगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी आपने राय रखी, बात रखी। अब घोषणा पत्र का इंतजार हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इनेलो और जेजेपी अपने अपने घोषणा पत्र में इस बार क्या खास रखती है उस पर जनता की नजर है। फिलहाल बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।